नमस्कार दोस्तों कुछ लोग जीवन में अपनी लीक से हटकर चलते हैं। कुछ लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने जो परंपरागत जीने का तरीका है उससे कुछ हटकर चलते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों का जिक्र किया है मृदुला गर्ग जी ने, लेखिका मृदुला गर्ग जी ने। उन्होंने अपने आसपास की जो औरतें हैं उनके बारे में चर्चा की है, उनके बारे में लिखा है। ये संस्मरण उनके द्वारा लिखित है। तो मृदुला गर्ग जी अपने संघ की औरतों के बारे में क्या लिखती है, करते हैं शुरुआत इस पाठ के बारे में। मृदुला गर्ग जी लिखती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। यानी नानी को उन्होंने देखा नहीं, इसका भाव यह है कि जब वे अपनी सूरत संभालती हैं या ऐसी स्थिति में आती है जब किसी को पहचान सकें, तब तक नानी जा चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नानी के बारे में लिखा है, अपनी नानी के बारे में जाना है। कैसे? लिखती हैं आगे कि मेरी मां की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। यानी तीनों बहनें लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, कहानियां कहनी पड़ी का मतलब इन्होंने कहानियां लिखी हैं। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, उसका असली रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी, यानी परंपराओं को मानने वाली थी, पर्दा रखने वाली औरत थी और अनपढ़ थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपने किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी उनके पति विलायत से पढ़कर लौटे, फिर भी इनके रहन सहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि ऐसी स्थिति में जब कोई पति विदेश में कुछ सालों तक रह करके अपने घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी को भी उस परिस्थिति में, उस हालात में बदलने का प्रयास करता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद, अपनी नापसंद का इजहार नहीं किया। न अपनी पसंद और नापसंद का इजहार इनकी नानी ने अपने पति से किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी मां की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर हो उठना का मतलब, जहां स्त्रियां घर में किसी विषय पर बात नहीं करती थी, वे खुलकर इस विषय पर यानी सगाई के विषय पर बात की उन्होंने। क्या हुआ? नाना से उन्होंने कहा कि ये पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। यानी अपने पति से कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग और हैरान रह गए कि ये मृत्यु की ओर जा रही है, अंतिम समय में है और फिर पराये मर्द से मिलना चाहती है। ऐसी क्या बात है? जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। उन्हें लगा कि वक्त कम है, इसलिए बुला लेना चाहिए प्यारेलाल शर्मा जी को। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, अपनी पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, मेरी लड़की के लिए, शादी के लिए लड़का आप ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं,
और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। यानी उनके पति अंग्रेजों की नौकरी किया करते थे, तो वो अपनी बेटी की शादी यानी लेखिका मृदुला गर्ग की मां की शादी अंग्रेजों के फरमाबदार से नहीं कराना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। उस जमाने में उनका क्या विचार था कि आजादी के सेनानी से, आजादी के सिपाही को ढूंढ करके उससे शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी नानी के मन में भी देश की आजादी के लिए एक जुनून था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। यानी वे अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ में जी रही थी। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। यानी स्वतंत्र रूप से जिए, दूसरों के दबाव में आकर न जिए, ऐसा उनका विचार था। इस तरह मेरी मां की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जिंदगी में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी पूर्वजों का धन, पूर्वजों की प्रॉपर्टी एक धेला बिल्कुल भी उनके पास नहीं था। मां बेचारी अपनी मां और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्यालों को रखने पर मजबूर हुई, उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उनका हाल यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। कहने का मतलब क्या है? कहने का भाव यह है कि वो कमजोर और दुबली पतली थी। खादी की साड़ी जब वे धारण करती थी, पहनती थी, तो उनको वजन लगता था, कमर चनका खा जाती थी। का मतलब यही है। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, प्रैक्टिस करती साड़ी को पहनने की, लपेटने की, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी नानी ने कहा था कि हमारी बहू तो, क्या कहा उन्होंने, कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और चीखे पर टांग दी। यानी हल्की फुल्की सी है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें चीखे पर से उतारने की पेशकश नहीं की। चीखे पर से उतारने का मतलब उनको परिवार में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बनाया। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थी। पहली यही थी कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, यानी अंग्रेज लोगों के नौकर थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, लेकिन साहबों के नौकर थे। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये रोमांचक उपकथाएं ही थी। दोनों चीजें देखें, नानी की सनक भरी इच्छा कि मेरी बेटी की शादी एक आजादी के सिपाही से हो, और नाना ने उसको स्वीकार भी कर लिया। ये दोनों एक परी की कथा सी लगती थी। यानी लगता नहीं था कि ये बातें स्वीकार करने योग्य होंगी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह है मां की अपनी शख्सियत थी। मां के बारे में जिक्र कर रही हैं। पहले इन्होंने, मृदुला गर्ग जी ने अपनी नानी के बारे में बताया,
बता रही हैं माँ के बारे में कि दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, अपना वजूद था, उसमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि ये परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी उनका चरित्र कैसा था? खूबसूरत थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी थी, यानी दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, किसी भी मामले में निष्पक्षता के साथ में निर्णय लेती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी हल्का फुल्का काम परिवार का कर दिया करती थी। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जुबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी, यानी उनसे राय जरूर ली जाती थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मेरी अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, यानी हाथी से हल नहीं चलवाते हैं, हमारे पास हम पे बैल है, हमारे पास बैल है, यानी जिसको जो काम सौंपा जाता है उसी से हम वो काम करवाते हैं। बचपन में यूं कि मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यानी एक माँ को बच्चों की परवरिश में मुस्तैद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। माँ के अलावा घर के सभी सदस्य एक्टिव रहते थे, मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे, माँ नहीं थी। तो यहां यही कहा गया है कि दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिता भी, पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि मां को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, आजादी का जुनून भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती भी रही थी, आजादी के जुनून को। जाहिर है कि अब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। आगे लिखा है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया है, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू बनने की सीख दी। यानी भारतीय माँ जो होती है वो अपनी बेटियों को अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बनने की सीख देती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, यानी वो रुचि नहीं लेती थी, उनको इंटरेस्ट नहीं था इन कामों में। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? क्या खास बात थी इसकी? वे अपने किसी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, फिर भी वहां श्रद्धा का पात्र थी। क्या कारण था उसका? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। उन्होंने लिखा है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। दो कारण थे कि एक तो झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरे एक की बात को यदि गुप्त रखा जाए तो वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। तो दोनों के कारण क्या हुआ? पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों से दोस्ती। जी हाँ, यदि हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे और बाहर की बात घर में नहीं करेंगे तो उससे मर्यादाएं बनी हुई थी, बाहर के लोग उनका आदर किया करते थे। तो दोस्त वे हमारी भी थी। मां की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, यानी मां की जिम्मेदारी इनके पिता निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले कि वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो, और मां ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, यानी अपनी निजता, अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की पूरी छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर
हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तीनों बहनों ने लेखन का काम करना शुरू किया, क्योंकि स्वतंत्रता थी, अपना निजत्व बनाए रखने की स्वतंत्रता थी। लीक से खिसके, परंपरा से कुछ अलग हटे। अपने पूर्वजों में माँ और नानी हो रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। यहां परदादी की बात कर रही हैं, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, अपनी लीक से हटकर चलने का शौक था उनको। मृदुला गर्ग आगे कहते हैं कि उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में एक धर्म का नियम है कि अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब संग्रह न करना, किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। तो यहां उसी नियम को इन्होंने निभाया है कि ऐसा हुआ 2 से ज्यादा धोतियां उनकी हो गई तो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। उनकी बिरादरी में, उनके समाज में अपरिग्रह है अर्थात संग्रह नहीं करना, ये सनक नहीं मानी जाती। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी मां पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका मृदुला गर्ग कहती हैं कि जब मेरी मां पहली बार गर्भवती हुई तो क्या किया उन्होंने, देखिए। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। कमाल है। उस जमाने में जब लड़कियों का जन्म लेना ऐसा सोचते थे कि कहां इसकी परवरिश, कहां इसका ख्याल रखा जाएगा, कहां इसके लिए वर ढूंढा जाएगा। और उस जमाने में परदादी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि पहला बच्चा हो तो वो लड़की हो। खैर, यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्होंने मन्नत मांग ली, यही काम खत्म नहीं हुआ। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा यानी गुप्त रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया कि मैंने तो भगवान से ये मन्नत मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए कि क्या कर रही है ये दादी, पहला बच्चा और वो भी लड़की। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माजी बेचारे कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके खानदान में, उनके परिवार में लड़कियों ने जन्म नहीं लिया हो और कन्यादान करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया हो, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माजी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही कि मुझे अपनी पतोहू के पहली संतान लड़की ही चाहिए। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माजी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, यानी ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है भगवान और माजी के बीच में। इधर वे तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, यानी वो मन्नत मांग लेती तो वो मन्नत पूरी होती भी थी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माजी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी, यानी 5 बहनें ये आ गई। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। क्या कहती हैं उस किस्से के बारे में? हुआ यूं कि क्या हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। शादी में गीत गान होता है तो रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगा करके, कब दीवार को तोड़ करके हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई थी। पर चोर था बदकिस्मत, चोर की किस्मत अच्छी नहीं थी। जिस कमरे में घुसा उसी में माजी सोई हुई थी। फिर क्या हुआ? औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी।
चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, अर्थात पूरी जियोग्राफी उसको पता था कि माजी कहाँ सो रहे होते हैं। लेकिन हुआ यूं कि औरतों के शोर से बचने के लिए माजी ने अपना कमरा बदल लिया, तो चोर की सारी जियोग्राफी बदल गई। तो चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद टहरी चोर के दबे पांव के आहट से ही खुल गई। चोर दबे पांव आया था, उसकी आहट से नींद खुल गई। फिर क्या हुआ? माजी ने इत्मीनान से पूछा, कौन? चोर ने जवाब दिया कि जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा परंपरागत असंगत जवाब दिया, जी मैं। माजी ने कहा, पानी पिला। चोर ने झिझक कर कहा, जी मैं। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। उन्होंने कहा, ऐसा कर, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। चोर से कहा, पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। कपड़ा कसकर बांधे रखियो यानी चोर ने सोचा कि मैंने जो मुंह पर कपड़ा बांध रखा है उसके लिए कह रही है, इसीलिए कह रही हैं कि कपड़ा कसकर बांधे रखियो। और चोर घबरा गया, अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग, इसीलिए उन्होंने कहा कि कसकर छानियो। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। चोर को पता था कि इनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है कुछ, तो इनको सब कुछ पता चल जाता है। तो चोर डर गया, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा।